नमस्कार दोस्तों, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वर्ण विचार में वर्तनी का भाग दूसरा अर्थात व्यंजन संबंधी अशुद्धियों को बारी बारी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम व्यंजन से जुड़ी वर्तनी संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं का पहला खड़ी पाई वाले व्यंजनों अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, खड़ी पाई का मतलब है, यहाँ पर देखिएगा खड़ी पाई का, जैसे कि यहाँ पर खड़ी पाई लगा है, ग में भी खड़ी पाई, घ में भी खड़ी पाई, च में भी, ज में भी, इन सभी वर्णों में देखिएगा दोस्तों तो खड़ी पाई से यह अक्षर जो है खड़ी पाई से बना है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी खड़ी पाई वाले जो हमारा अक्षर होता है उनका जब हम संयुक्त रूप बनाते हैं या अर्थात उसको हम आधे रूप में लिखते हैं तो उनका हम खड़ी पाई हटा कर लिखते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जैसे कि ख्याल में देखिए ख का खड़ी पाई हटा के ख्याल में ख का खड़ी पाई हटा के ख्याल बनाया गया है। अच्छा में भी देखिए च का खड़ी पाई हटा के आधा च उपयोग किया गया है। पुष्प में भी आधा सा खड़ी पाई हटा के, ज्वर में भी आधा ज खड़ी पाई हटा के, पत्थर में भी आधा त खड़ी पाई हटा के, व्यक्ति में भी व का आधा बनाया गया है खड़ी पाई हटा के। और यहीं पर दोस्तों कुछ यहाँ पर अपवाद है, दो अक्षर ऐसे हैं जो अपवाद है, खड़ी पाई होते हुए भी इसका खड़ी पाई नहीं हटाया जाता, क्योंकि इनके दोनों तरफ दायां बायां दोनों तरफ खड़ी पाई के बाद इनका जो आ जाता है इस प्रकार, तो इसका जब हम संयुक्त रूप बनाते हैं, आधे रूप बनाते हैं संयुक्त रूप बनाने के लिए, तो इनका खड़ी पाई नहीं हटाया जाता दोस्तों। फ का भी इसी प्रकार, फ का भी खड़ी पाई नहीं हटाया जाता दोस्तों। तो यह अपवाद के रूप में है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मक्का में आधा का बनाया है बिना खड़ी पाई हटा के, आधा यहाँ पर भी दोस्तों चक्की में भी, दफ्तर में भी आधा फ बनाया गया है बिना खड़ी पाई हटाए हुए। रफ्तार में भी, रक्त में भी, रक्त को इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों। और इस प्रकार यह इन जो क और फ का जब हम संयुक्त रूप बनाते हैं, आधा क या आधा फ के रूप में उपयोग करते हैं, तो इनका बिना खड़ी पाई हटाए बनाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं ग, जिनमें खड़ी पाई नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों अंगा में खड़ी पाई नहीं है, ट में भी, ठ में भी, ड में भी, ढ में भी, द में भी, ह में भी, इस प्रकार इसमें खड़ी पाई नहीं है। तो इनका जब हम बनाते हैं संयुक्त रूप, तो इसमें हलंत के रूप में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ हलंत लग जाएगा दोस्तों, नाट्य में, कंठ में, अड्डा में भी, अड्डा को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है दोस्तों, हलंत लगा के अड्डा। तो इस प्रकार यह सभी हलंत लगा के संयुक्त रूप बनाया जाता है दोस्तों। ब्रह्मा को भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं या इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं, जो बिना खड़ी पाई वाले जो अक्षर है उसका हम संयुक्त रूप इस रूप में बनाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा। आगे हम चौथा देखते हैं घ। र की स्थिति कुछ अलग है दोस्तों। र का जब हम आधा र के रूप में उपयोग करते हैं, आधा र के रूप में, तो यह आधा र या इसे स्वर रहित र भी बोलते हैं। अर्थात पहले हो, मतलब यह जो र जो है पहले हो और इसके बाद यदि कोई व्यंजन आता हो तो उसका हम संयुक्त रूप बनाते हैं। तब कैसे बनाते हैं, इसको रारेप भी बोलते हैं दोस्तों। ऊपर में लगा के जैसे कि यहाँ पर धर्म में दोस्तों देखिए, जब र जो है म के पहले आया है, म क्या है व्यंजन है, तो म के पहले आया है, तो हम इसका रारेप बनाते हैं, रारेप बनाते हैं। तो याद रखिएगा, इसको रेप या रारेप भी बोला जाता है दोस्तों। तो उसमें इस प्रकार बना चिन्ह के रूप में, इस प्रकार उसका चिन्ह के रूप में लगा के उसके ऊपर लगा के बनाया जाता है दोस्तों। धर्म में जैसे शीर्षक में भी दोस्तों स के पहले आधा र आया है, तो उसको हम रारेफ लगा के शीर्षक बनाए हैं दोस्तों। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि व्यंजन के बाद कोई मात्रा हो तो रेफ
या रारेफ मात्रा के ऊपर लगता है। दोस्तों याद रखिएगा, यदि जैसे कि धर्मा में म में रारेफ नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पर आ का मात्रा है, तो वह आ के मात्रा में लगेगा दोस्तों, आ के मात्रा में लगेगा यहाँ पर इस प्रकार धर्मा। तो यही इस प्रकार यहाँ पर इसी को बताया गया है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर ई के मात्रा लगा है तो ई के मात्रा में ही रारेफ लगाया गया है कर्मी में, और इस प्रकार धर्मेन में भी ए के मात्रा के ऊपर लगाया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार जो यहाँ पर नियम बोलता है कि रारेफ यदि कोई मात्रा है तो मात्रा के ऊपर रारेफ लगाया जाता है, न कि उस अक्षर के ऊपर। याद रखिएगा दोस्तों। इसी में और हम जान लेते हैं, यदि आधा व्यंजन स्वर रहित के बाद पूरा रा स्वर सहित हो तो पाई वाले व्यंजन में इसे प्र की तरह दिखलाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आधा व्यंजन स्वर रहित के बाद पूरा रा हो तब कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर प्र, और यहाँ पर क्रम में भी इस प्रकार रारेफ को लगा दिया जाता है दोस्तों, र को इस प्रकार लगा दिया जाता है। क्रम में भी, क्योंकि क का यहाँ उच्चारण आधे के रूप में होता है। यहाँ पर वज्र में भी, सम्राट म में भी इस प्रकार लगा गया है दोस्तों। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो बहुत हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रहा है, इसमें नियम से हमें सीख रहे हैं, वो बहुत चीज़ हमें इससे जानकारी उपलब्ध हो रहा है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन स या त के यहाँ पर भी कुछ अपवाद है दोस्तों। लेकिन स और त के साथ इसका संयोग इस प्रकार होता है दोस्तों। ये स में भी खड़ी पाई है, त में भी खड़ी पाई है, लेकिन इस प्रकार नहीं होता। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये होता है, इस प्रकार नहीं होता। उसका कुछ जो उसका मतलब दिखाने का तरीका है वह अलग हो जाता है। जैसे कि त धन र, इसको हम संयुक्त त धन र, इसको हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। त्र हो जाता है दोस्तों। स्र में भी ये वाला स धन र मिलाकर स्र हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ यहाँ र का उपयोग हुआ है, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने वाली चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। च, अगला हमारा जो नियम है, ट वर्ग के पहले प्रायः स का प्रयोग होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, जब कोई स का जो उपयोग हो रहा है तो प्रायः षटकोण के स का उपयोग होता है दोस्तों। ट वर्ग के पहले, तो इसका संयुक्त जैसे कि कष्ट में ट के पहले आधा स का जो उपयोग हुआ है वो षटकोण स का उपयोग हुआ है। स्पष्ट में भी, निष्ठा में भी, काष्ठ में भी, षडानन में भी, षोडशी में भी, आषाढ़, उष्ण, कृष्ण आदि में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ट वर्ग के पहले कौन सा स का उपयोग होता है प्रायः, तो वह है षटकोण का स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छ, री या इसकी मात्रा के बाद प्रायः स का उपयोग, इसी स का उपयोग होता है दोस्तों। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर ऋषि, ऋषभ, ऋषभि, कृषि, वृषभ, वृष्टि, सृष्टि आदि। अपवाद है भी कुछ दोस्तों, क्योंकि अपवाद तो रहता ही है। तो यहाँ पर ऋष्य, ऋष्यकेतन, ऋष्यकेतु, ऋष्यद, ऋष्यम, ऋष्यमुख। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। आगे बढ़ते हैं। ज, यदि किसी शब्द में सलजम के स और षटकोण के स एक साथ आए तो पहले कौन आएगा, तो उसका यहाँ पर जान लीजिएगा दोस्तों। पहले प्रायः यह स का प्रयोग होता है। जैसे कि शेष में देख लीजिएगा दोस्तों कौन सा सा उपयोग हुआ है। स का, सलजम के स का, शक्कर के स का उपयोग हुआ है। इसमें भी देख लीजिए दोस्तों, विशेष में भी, शोषण में भी, शोषित में भी, शीर्षक में भी आदि। इस प्रकार, और यदि इस प्रकार ये अगर ये सा हो और ये सा हो, मतलब सलजम का सा और सरौता का सा हो, तो याद रखिएगा दोस्तों एक साथ आए तो स का शक्कर के स का प्रायः पहले आता है। जैसे कि प्रशंसा, अनुशंसा,
शासन, प्रशासन, शासक। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें ये सा पहले आया है, ये सा बाद में। दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर यदि आप इस ट्रिक ही समझिए इसको, अगर अगर सा, क्योंकि ये अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में कौन सा सा पहले आता है, ये वाला सा आता है, फिर ये सा आता है, फिर ये सा आता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस सा का इसलिए पहले उपयोग हो रहा है, याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए इस सा का उपयोग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो व्यंजन संबंधी अशुद्धियां हैं, वर्तनी है, वर्तनी का जो मुख्य भाग है, अब हमारा शुरू हो रहा है। फिर भी हमारा जो ऊपर की जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, नियम से है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। सबसे पहले देखते हैं हम छत्री के छा, छत्ता के छा और क्षत्रिय के छा संबंधी अशुद्धियाँ। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है आकांक्षा, यह जो है अशुद्ध रूप है, जबकि आकांक्षा का ये वाला छत्री का छा लग जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर भी क्षत्रिय यह वाला शुद्ध है, यहाँ पर भी क्षय में ये वाला शुद्ध है, क्षीण में ये वाला शुद्ध है, क्षमा में ये वाला शुद्ध है। तो याद रखिएगा दोस्तों, छ संबंधी अशुद्धियाँ हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आप जानते भी हैं, यह जो है हमारा ये वाला जो छत्री का छ है, वह जो है संयुक्त व्यंजन भी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्यंजन संबंधी अशुद्धियों में दूसरा ज और य संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध जो है अयोध्या बोल देते हैं भले ही, लेकिन उसका शुद्ध रूप अयोध्या होता है। जदी में यदि उसका शुद्ध रूप हो जाता है, जम में यम जो है शुद्ध रूप हो जाता है, जमुना में इसका यमुना जो है शुद्ध रूप हो जाता है। तो याद रखिएगा, अयोध्या होता है, यदि होता है, यम होता है, यमुना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा ट और ठ संबंधी अशुद्धियाँ। कनिष्ठ जो बोल दिया जाता है वो कनिष्ठ होता है, कुष्ठ का कुष्ठ होता है, गोष्ठी होता है, विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट होता है। मुट्ठी में याद रखिएगा दोस्तों, बहुत से मित्रों के द्वारा यह गलती हो जाता है कि ठ के आधा ठ होता है, जबकि मुट्ठी में दोस्तों इसका सही वर्तनी ये वाला सही है, आधा ट होता है, उसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगा होता है, यह वाला शुद्ध रूप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अड़ा और न संबंधी अशुद्धियाँ। अर्चना नहीं होता दोस्तों, अर्चना होता है, कल्याण नहीं होता, कल्याण होता है। गणेश बोल दिया जाता है, किसी का नाम होता है तो गणेश, लेकिन उसका सही वर्तनी गणेश है। पुण्य में ये वाला गलत है दोस्तों, पुण्य होता है ये वाला सही। नारायण बोलचाल की भाषा में नारायण भी बोल दिया जाता है, जबकि उसका सही वर्तनी नारायण होता है। आगे बढ़ते हैं, यह संबंधी अशुद्धियाँ। यह संबंधी अशुद्धियों में बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कवित्री में कव इत्री का उपयोग होता है शुद्ध रूप। अंताक्षरी में अंत्याक्षरी इसका शुद्ध रूप है। सामर्थ्य नहीं होता दोस्तों, इसका सही वर्तनी सामर्थ्य होता है। स्वास्थ्य नहीं होता दोस्तों, इसका सही वर्तनी स्वास्थ्य होता है। सदृश्य नहीं होता दोस्तों, सदृश होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, र और ड़ संबंधी अशुद्धियाँ। र और ड़ संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर घबराना नहीं होता, घबराना होता है। टोकड़ी नहीं होता, टोकरी होता है। पिंजड़ा नहीं होता, पिंजरा होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ दिख रहा है, बोलचाल की भाषा में हम पिंजड़ा भी बोल देते हैं, जबकि पिंजरा होता है। कराही नहीं होता, कड़ाही होता है। किवाड़ नहीं होता, किवाड़ होता है। मातृभूमि नहीं होता, मातृभूमि होता है। रामचंद्र नहीं, रामचंद्र होता है। प्रयाग नहीं, प्रयाग होता है। परंतु इस प्रकार का नहीं दोस्तों, इस प्रकार का परंतु सही होता है ब्रिज, यह ब्रज सही होता है दोस्तों, याद रखिएगा।
आगे भी बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पंचमाक्षर संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वो प्रायः बहुत देखा जाता है। जैसे कि हम पंडित में, याद रखिएगा दोस्तों, पंचमाक्षर हम अनुस्वार के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि किसी के ऊपर इन सभी के बदले हम बिंदु लगा देते हैं ऊपर में, तो यह इसको बोलते हैं अनुस्वार। पंचमाक्षर को जब हम बिंदु के रूप में उपयोग करते हैं किसी भी अक्षर के ऊपर, तो वह अनुस्वार होता है दोस्तों, अनुस्वार कहलाता है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर पंडित, तो पंडित का अगर हम ऊपर बिंदु के रूप में, अनुस्वार के रूप में उपयोग करते हैं तब सही होता है, या फिर इसका पंचम वर्ण भी उपयोग होता है। जैसे कि पंडित को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है दोस्तों, पंडित को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि या तो उसका पंचम वर्ण उपयोग होता है या फिर अनुस्वार उपयोग होता है। याद रखिएगा, सही वर्तनी उसका या तो अनुस्वार के रूप में उपयोग या फिर पंचम वर्ण का उपयोग होना है दोस्तों। जबकि यहाँ पर न का उपयोग, न जो है ड, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा आता है, वह उसका पंचम वर्ण है, बल्कि न नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए इसका पंडित का या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंचल में याद रखिएगा दोस्तों, चंचल में ये वाला सही है, मैं बताया हूँ। यदि पंचम वर्ण उपयोग हो रहा है तब सही होगा, या फिर उसका अनुस्वार के रूप में उपयोग होगा तब सही होगा दोस्तों। जैसे कि च वाले लाइन में च, छ, ज, झ, इया के रूप में, अगर आधा इया के रूप में भी उपयोग होता है इस प्रकार का, तो भी सही होगा दोस्तों। या फिर उसका अनुस्वार के रूप में उपयोग, अनुस्वार के रूप में जब लिखेंगे तब सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घंटे में भी बताया हूँ ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, तो अड़ा का पंचमाक्षर वर्ण उपयोग होगा तब सही होगा दोस्तों, ये वाला गलत है दोस्तों। दंड में भी याद रखिएगा, दंड में भी ये वाला सही है दोस्तों। पंखा में भी याद रखिएगा, क्योंकि क, ख, ग, घ, अंगा, पंखा में भी अगर हम अंगा का इस प्रकार का उपयोग करते हैं तब सही होगा, या तो अनुस्वार उपयोग करते हैं तब सही होगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पंख में भी इसी प्रकार ये वाला सही होगा, झंडा में भी ये सही होगा, न्यूनता में भी ये सही होगा, कुंडली में भी यह, अंग में भी यह सही होगा दोस्तों। समझ में आ गया होगा। या तो अनुस्वार के रूप में ऊपर बिंदी लगाते हैं या फिर उसका पंचमाक्षर वर्ण का उपयोग करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स संबंधी अशुद्धियाँ, अधिकतर दोस्तों तीनों स में बहुत लोग को बहुत देखा गया है, प्रायः देखा गया है, अशुद्धियाँ होते रहती हैं। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर अशुद्धियाँ होती रहती है उसको भली भांति यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे कि शिष्टाचार इस रूप में इस स का उपयोग करके होता है दोस्तों, तो यह सही वर्तनी होगा। दुष्कर्म में भी यह वाला स उपयोग करेंगे तब सही होगा। शक्ति में भी यह शक्ति जो है सही वर्तनी होगा। स्पर्श में याद रखिएगा दोस्तों, यह जो है सही वर्तनी होगा। आकर्षण में देखिए दोस्तों, आकर्षण में यह वाला सा का उपयोग करने पर अशुद्ध हो जाता है, जबकि यह षटकोण के सा का उपयोग करने पर शुद्ध हो जाता है दोस्तों, सही वर्तनी हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसी प्रकार भीष्म में भी याद रखिएगा ये वाला वर्तनी सही होगा। सृष्टि में भी यह वाला सृष्टि सही होगा दोस्तों। कौशल्या नहीं होता, कौशल्या होता है। और शुपनखा नहीं दोस्तों, यह वाला स का उपयोग होगा, शुपनखा होता है दोस्तों। अभिषेक में याद रखिएगा दोस्तों, अभिषेक में भी यह वाला जो है अभिषेक सही होगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आज हमने व्यंजन संबंधी अशुद्धियों को भली भांति समझा। इसके आने वाले वीडियो में दोस्तों फिर से हम हो सके तो दोस्तों हम जो वर्तनी संबंधी प्रैक्टिस जो हमारा हो सके तो इसका हम प्रैक्टिस करवाने के लिए इसका महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है उन प्रश्नों का संग्रह लेकर बहुत जल्दी उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।